गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने लिवरेज चैप्टर स्टार्ट करा था। एक बार रिवीजन लगाते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था लिवरेज के अंदर ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज के अंदर हमने सीखा कि हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी, तो हम लोग इसको कंप्यूट करते थे DOL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अगर DOL 1 होता है तो हमारे पास कोई भी ऑपरेटिंग रिस्क नहीं होता, जो कि सिचुएशन प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। फिर हमने सीखा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल ऑफ सेल होती है जिस पर हमारा ईबीआईटी 0 होता है, या फिर कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन जस्ट सफिशिएंट टू रिकवर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ओनली, और कुछ भी पैसा नहीं छोड़ता शेयर होल्डर के लिए। तो वो हमारी टारगेटेड आउटपुट होती है जो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पे आएगी। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पे DOL हमेशा क्या आता है? इन्फिनिटी। आज की क्लास में मैं तुम्हें फाइनेंशियल लिवरेज पढ़ाने वाला हूं। फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में सीखेंगे कि फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है। मेरी बात सुनो, फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब होता है जब भी हम पैसा बाहर वालों से मंगवाते हैं तो हमारे पास फाइनेंशियल लिवरेज की सिचुएशन आती है। जब भी पैसा हम डिवेंचर से मंगाएंगे या लोन से उठाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो जो इंटरेस्ट है वो फाइनेंशियल लिवरेज है। जब भी हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर पर हमको डिविडेंड देना पड़ेगा। जो डिविडेंड हम दे रहे हैं वो हमारे लिए फाइनेंशियल लिवरेज है। तो हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में पहले थ्योरी लिखेंगे, फिर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की बात करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। फाइनेंशियल लिवरेज थ्योरी लिखेंगे। इन ऑर्डर टू फाइनेंस, in order to finance its asset, an organization may burden itself with some financial fixed costs, such as interest on debenture, and dividend on preference share capital. Financial risk can be computed with the help of given formula. Financial leverage is equal to EBIT अपॉन में EBT। ये फॉर्मूला जब यूज होगा देन रेड पेंसिल लिखूंगा, there is no preference share capital. When there is no preference share capital, फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर हमने सीखा, आगे लिखे, इफ, देखो मेरी बात सुनना, हम लोग क्या कर रहे थे, हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे थे, तो क्या टर्म आती थी? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते थे तो क्या आता था? ईबीआईटी।
ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते थे तो क्या आता था? ईबीटी। तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा रिकवर हो गया। जब इंटरेस्ट का पैसा रिकवर हो गया तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। तो हम लोगों ने यही सीखा। अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, सेल 100 लाख की है, ये 20 लाख की है, कंट्रीब्यूशन 80 का आ गया, फिक्स कॉस्ट ले ली मैंने 50 लाख की, ठीक, और 30 लाख का ही आ गया। मान लो मैंने पैसा बाहर से उधार नहीं लिया, तो हमारे पास डीएफएल क्या निकलेगा? डीएफएल निकलेगा ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ईबीआईटी कितना है? 30। ईबीटी कितना है? वो भी 30 है, तो 1 आ गया। तो हम लिखेंगे आगे, लिखो इफ DFL is 1, then there is no financial risk। और ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हमारा फाइनेंशियल रिस्क ना हो। मान लो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, मैं बाहर से पैसा उधार लेता ही नहीं हूं, मैं प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इक्विटी वाले से पैसा मंगवा रहा हूं, इक्विटी शेयर इशू करके, तो बाहर से पैसा नहीं ले रहा। बिल्कुल क्वाइट पॉसिबल है कि हमारे पास ये सिचुएशन हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल रिस्क इज अवॉइडेबल। फाइनेंशियल रिस्क इज अवॉइडेबल। फाइनेंशियल रिस्क को हम अवॉइड कर सकते हैं। और ये मैंने बताया कि हम ये जब यूज कर रहे हैं जबकि प्रेफरेंस शेयर नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होगा तो क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द असेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन में बर्डन इटसेल्फ विद सम फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। और वो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट क्या आएगी? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। और फाइनेंशियल रिस्क को हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन फॉर्मूला। फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। जब भी कोई कहता है, जब ये हम यूज करेंगे जब कोई प्रेफरेंशियल कैपिटल ना हो। अगर डीएफएल 1 है तो फाइनेंशियल रिस्क नहीं होगा, और फाइनेंशियल रिस्क हमारे लिए क्या है? अवॉइडेबल है। तो आप इसको कॉपी करें, फिर मैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की बात करूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी से इसे नोटिंग करो। जल्दी से नोटिंग कर लें, फिर हम आगे चलेंगे। तो फाइनेंशियल रिस्क वो होता है जो भी पैसा हम बाहर से मंगाएंगे उसके बदले जो भी कॉस्ट हमें उठानी पड़ती है उसे हम लोग फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हमारे पास फाइनेंशियल रिस्क होते हैं। इसको हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज भी बोलेंगे। ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। जब कोई भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ना हो तब यूज होगा। डीएफएल 1 है तो कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, फाइनेंशियल रिस्क अवॉइडेबल है। और ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता था? अनअवॉइडेबल होता था, वो होना ही होना था। तो हम लोग चले, हम लोग आगे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं कॉपी करा वो देख लेगा बात। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता है बच्चों कि
हमारी कमाई इतनी हो कि हमने कहीं किसी से बाहर से पैसा उधार ले रखा है, उसकी कॉस्ट हम बियर कर लें, भले कुछ ना बचे लेकिन उसकी कॉस्ट हम पर ना पड़े। मान लो मैंने कहीं से पैसे उधार ले रखे थे 20 लाख रुपए, उस पर 10% इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए का, तो मेरी कमाई कम से कम इतनी जरूर होनी चाहिए कि मैं ये 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर पाऊं। उसी सिचुएशन को बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो पहले हम इसकी नोटिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। आप इसे कॉपी कर चुके हो, साथ साथ भी कर लिया होगा कि बच्चों ने, नहीं तो आप वीडियो पॉज करना फिर देख लेना, मैं आगे चल रहा हूं। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो सिचुएशन है जहां पर हमारा ईबीआईटी इतना सफिशिएंट है कि वो सिर्फ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट रिकवर करता है, सच एज इंटरेस्ट रिकवर करेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड रिकवर करेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो आप लोग ये कॉपी कर चुके हो तो मैं लिखना स्टार्ट करूं। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। It is the level of EBIT at which EBIT or EPS is zero. It is the level of EBIT at which EBIT or EPS is zero. That is, EBIT is just sufficient. EBIT is just sufficient to recover financial fixed cost only and leaves nothing for the equity shareholder. Leaves nothing for the equity shareholder. कुछ भी नहीं छोड़ता इक्विटी शेयरहोल्डर के लिए। तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में हम रिकवर करते हैं सिर्फ, और इक्विटी शेयरहोल्डर के लिए कुछ नहीं बचेगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बनेगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? व्हेन there is no preferential कैपिटल जब होगा उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जैसे मान लो मेरी ईबीआईटी है 50 लाख की, मेरा इंटरेस्ट भी 50 लाख का ही है,
तो मेरी ईबीटी 0 आ गई। अगर मेरे को यहाँ डीएफएल निकालना हो तो मैं क्या बोलूंगा, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ईबीआईटी कितना मेरे पास 50 लाख का, ईबीटी कितना है 0, तो इन्फिनिटी। तो आप लिखोगे एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, at financial break even point, DFL is always infinity। DFL का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। DFL मींस डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। तो हमारे पास, इसको जल्दी से नोटिंग करें, फिर हम आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। फिलहाल जल्दी से कॉपी करो। ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हो गया होगा कॉपी, इतना ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 34 कह रहा है कि भाई हमारे पास एसआरसीसी लिमिटेड सेल्स इट्स प्रोडक्ट 10 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 4 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट है 4 लाख रुपए की, कंपनी के पास बॉन्ड्स है 10% बॉन्ड्स 20 लाख के, कंप्यूट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। साथ ही साथ डीएफएल निकालो। अगर 1 लाख यूनिट बेचे, 1.5 लाख यूनिट बेचे, 2 लाख यूनिट, 2.5 लाख यूनिट, 4 लाख यूनिट, तो हम लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं। आपने कॉपी कर लिया होगा। देखो भाई हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इस क्वेश्चन में 20 लाख के डिवेंचर है, उसका 10% इंटरेस्ट है, मतलब कि 2 लाख रुपए।
तो 2 लाख रुपए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है। ये क्वेश्चन का आंसर गलती से क्वेश्चन में दे दिया, लेकिन आपको करना था। फिर इसने बोला कि हम 1 लाख यूनिट बेच रहे हैं, फिर कितनी यूनिट बेच रहे हैं भाई? 1.5 लाख। और फिर कितनी बेच रहे हैं 1.5 के बाद? 2 लाख। 2 लाख के बाद कितनी? 2.5 लाख। 2.5 लाख के बाद कितनी? 4 लाख यूनिट। सेल देखो कितनी है, सेल प्राइस 10 रुपए। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख। 10 रुपए पर यूनिट है सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट है 4 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपए है भाई, तो वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपए ले लो। 1 लाख इंटू 4, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख और 16 लाख। कंट्रीब्यूशन बताओ कितना है? कंट्रीब्यूशन 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 24 लाख। फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी है? फिक्स कॉस्ट चेक करो कितनी है। फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है भैया 4 लाख रुपए। सब में 4 लाख रुपए ले लो। 4 लाख माइनस कर दिया। ईबीआईटी बताओ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 11 और 20। इंटरेस्ट बताओ कितना है? इंटरेस्ट हमारे पास ये निकाला था हमने 2 लाख रुपए का, तो इंटरेस्ट 2 लाख रुपए रहेगा। दो लाख का इंटरेस्ट माइनस कर दिया। इससे निकलकर आ गया ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स 0। 3 लाख, 6, 9, 18। फॉर्मूला बना डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ईबीआईटी 2 लाख है, ईबीटी 0 है, इन्फिनिटी। 5/3, 8/6, 11/9, 20/18। बस सॉल्व कर लो, ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकल जाएगा। तो इतना आप कर सकते हैं, जल्दी से करें आप, फिर हम आगे चलेंगे। ये इंटरेस्ट 20 लाख रुपए पे था, 10%। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। कॉपी कर लें फटाफट से, ये भी कैलकुलेट कर देता हूँ मैं। 1.67 टाइम्स 8/6, 1.33 टाइम्स 11/9, 1.22 टाइम्स 20/80, 1.11 टाइम्स। तो ये हमने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकाला।
इसको कॉपी करें, फिर उसके बाद कंबाइंड लेवरेज और ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट की बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे। इसको नोटिंग करें, फिर उसके बाद कुछ और नोट्स मुझे लिखवाने हैं, फिर आगे चलेंगे। अब हम कंबाइंड लेवरेज की बात करेंगे, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज हमारे पास ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों रिकवर कर लेता है, उसको हम कंबाइंड लेवरेज बोलेंगे। जल्दी से इसे कॉपी करें, फिर आगे चलेंगे। हो गया होगा कॉपी? नहीं हुआ तो वही आप लोग पॉज करना और फिर उसे कॉपी कर लेना। मैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज की बात कर रहा हूं। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज में हम देखेंगे अब सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, जैसे मान लो हमारे पास सेल्स थी, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घट गई, कंट्रीब्यूशन आया, फिक्स कॉस्ट घट गया, ईबीआईटी आया, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट रिड्यूस हो गया, ईबीटी आ गया। तो हमारे पास ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट यहां रिकवर हो गई, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट यहां रिकवर हो गई। तो रिलेशनशिप इन दोनों में बन गया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ये सिचुएशन हम जब डिस्कस कर रहे हैं जब फाइनेंशियल, जब हमारे पास प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं है। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज बोलेंगे उसे, कंबाइंड लेवरेज। इट इज द level of sale at which we are able to recover operating fixed cost as well as financial fixed costs. And it can be computed with the help of given formula. With the help of given formula you can see चलेगा। Degree of combined leverage is equal to contribution upon EBIT, नहीं EBT। ये भी हम कब यूज कर रहे हैं? ये यूज कर रहे हैं
देयर इज नो प्रेफरेंशियल कैपिटल। जब भी हमारे पास क्या नहीं है, प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं है, तो हम डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का मतलब क्या, हमारी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अभी प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात नहीं कर रहे, प्रेफरेंस शेयर के बारे में हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो ये डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज है। इसी तरीके से हम एक और बात बोलेंगे, DCL इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ DOL इंटू में DFL। ये क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, और ये क्या होता है DFL, EBIT अपॉन में EBT। तो इससे ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT बोले तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसकी नोटिंग करें, फिर हम ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट पे चलेंगे, फिर आगे बात करेंगे, फिर कुछ रेशो भी है वो भी लिखवानी है, पहले आप इसकी नोटिंग कर लो। कंबाइंड लिवरेज, से कॉपी। फिर हम ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट की बात करेंगे। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट में हम देखेंगे वो लेवल ऑफ सेल जहां पर हमारा ईबीटी और ईपीएस इज 0। हम लोग ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट रिकवर करेंगे और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे शेयर होल्डर के लिए। सिर्फ बाहर की देनदारी और फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की देनदारी, इन सबको हमको देना है। उसके बाद हमारे पास जो बचेगा उसकी बातें करेंगे। तो जल्दी से आप इसको कॉपी करें, फिर मैं आगे चलूं। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, ओवरऑल कॉपी। अब आगे लिखते हैं हम लोग ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में।
ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट की बात करेंगे। Overall break-even point लिखेंगे, it is the level of sale at which EBT or EPS is zero. That is contribution is just sufficient to recover operating fixed cost as well as financial fixed cost and leaves nothing for the equity shareholder, कुछ भी नहीं छोड़ता शेयर होल्डर के लिए। ठीक, तो ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे हैं कि हमारे पास हम अपने ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के पैसे, मैं एग्जांपल बनाता हूं यहां, मान लो मेरी सेल है 200 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 50 लाख, कंट्रीब्यूशन आ गया, देखो कितना कंट्रीब्यूशन आ गया 150 लाख, ठीक है, और उसके बाद फिक्स कॉस्ट है मेरे पास मान लो 100 लाख, EBIT आ गया मेरे पास 50 लाख, इंटरेस्ट भी मुझे 50 का देना था, तो EBT 0। अभी मैं प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो देख लो, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो गई, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो गई, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट लीव्स नथिंग फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज 0। तो हम लोगों ने डिस्कशन कराई, इसके लिए फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, तो ले लो ऑपरेटिंग का, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्लस में इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये कब यूज करना है? व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आगे डिस्कस कर रहे हैं। एट ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट DCL is always infinity. इंफिनिटी हो गई। अभी मैं तुमसे बोलूं इस एग्जांपल में DCL निकालो, तो तुम बोलोगे कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, कंट्रीब्यूशन 50 लाख का, EBT 0, दैट मीन्स इंफिनिटी। तो ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट पर DCL हमेशा क्या आएगा? इंफिनिटी आएगा। तो जल्दी से इसकी नोटिंग करें, फिर कुछ रेशो लिखवानी है, फिर हम आगे चलेंगे। तो जल्दी से नोटिंग कर लो इसकी, फिर आगे चलेंगे।
रही हूँ वो हमें पढ़नी है, फिर आगे चलेंगे। या ओनली लिख लेना, ओनली, क्योंकि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट को ही रिकवर करता है बस, बाकी और कुछ नहीं। जल्दी करें, कुछ रेशो लिखेंगे, फिर 5 और 6 क्वेश्चन देखेंगे। कुछ रेशो हमें देखनी है। हो गया वो अभी, चलते हैं आगे। अब हम सिचुएशन, कुछ रेशियो डिस्कस कर रहे हैं जो इस चैप्टर में काम आएगी हमें। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो रेशियो लिख लो आप। देखो, हम कुछ रेशो की बात कर रहे हैं। हम कुछ रेशो पढ़ेंगे, जैसे मान लो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। तो नेट सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स, कि हमारे फिक्स असेट्स के रिलेशन में हमारी सेल कितनी है। करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो, कॉपी करते रहे साथ साथ। करंट असेट टर्नओवर रेशियो अगेन नेट सेल्स अपॉन में करंट असेट्स। थर्ड, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट सेल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर अगला है डेट इक्विटी रेशियो। डेट अपॉन में इक्विटी। फिर हमारे पास आ सकता है, हमारे पास करंट रेशियो। करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। कुछ रेशियो लिख रहा हूं मैं। उसके बाद हमारे पास यूज हो सकती है यहां अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग
available for equity shareholder divided by number of shares. Profit volume ratio, contribution upon my sale into my 100, variable cost ratio, variable cost upon my sale into my 100. तो ये कुछ रेशियो है जो हमारी इस चैप्टर में यूज हो सकती है, तो आप इसे कॉपी कर लें, फिर हम आगे चलेंगे क्वेश्चन पे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमारे पास बताता है कि हमारी नेट सेल्स कितनी है फिक्स एसेट्स के कंपैरिजन में, करंट एसेट्स के कंपैरिजन में कितने की सेल हुई, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास जो टोटल पैसा लगा है उसके रिलेशन में कितने की सेल हुई, डेट हमारा कितना इक्विटी के प्रोपोर्शन में उसके मतलब कंपैरिजन में कितना डेट है, करंट एसेट्स कितने हैं, करंट लायबिलिटी इन दोनों के कंपैरिजन में, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होती है कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सेल इनटू 100, ये हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में डिटेल किया था। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हमारे पास होती है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट सेल अपॉन में टोटल एसेट्स। तो ये जल्दी से आप कॉपी कर लें, फिर आगे चलते हैं। एक और लिख लो, 10 ही हो जाएंगे। पीवी रेशियो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, इसकी नोटिंग करें फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, इसकी नोटिंग करें फटाफट से, क्वेश्चन 5। कॉपी हो गया कि मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 34 पे पढ़ो क्वेश्चन बुक में अपनी। कहता था बैलेंस शीट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कंपनी इज एज गिवन बिलो। बैलेंस शीट दे रखी है हम लोगों को, लाइबिलिटी साइड इक्विटी है 10 रुपए का एक शेयर है 90,000, 10% लॉन्ग टर्म डेट है 1,20,000, रिटेन अर्निंग है 30,000, करंट लाइबिलिटी है 60,000, नेट फिक्स एसेट्स 2,25,000 है, करंट एसेट्स 75,000 है, कंपनी की टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 3 टाइम है, फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 50% है, टैक्स 50% है,
You are required to compute all type of different leverages. Determine the likely of EBIT. अगर EPS 1 है, EPS 2 है और EPS 0 है, तो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। नेट सेल अपॉन में टोटल असेट। नेट सेल अपॉन में टोटल असेट। टोटल असेट कितने हमारे? 3 लाख। 3 लाख है। 3 टाइम्स दे रखी। नेट सेल नहीं पता, टोटल असेट पता 3 लाख। नेट सेल बताओ कितनी आएगी? नेट सेल 9 लाख रुपए आ गए। सेल हमारे पास 9 लाख रुपए की है। वेरिएबल कॉस्ट जो है 50% है। क्वेश्चन में चेक करो, वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है? 50%। तो सेल पे होती है 50%। इसका 50% आ गया 4.5 लाख। कंट्रीब्यूशन बताओ कितना है? 4.5 लाख। फिक्स कॉस्ट चेक करो कितनी है? फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमको 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख की फिक्स कॉस्ट है, वो भी रिड्यूस कर दो। EBIT बताओ कितना आ गया? 3 लाख। इंटरेस्ट देखो दे रखा है बैलेंस शीट में, लॉन्ग टर्म डेट है 1,20,000 के। कितने परसेंट होगा ब्याज बताओ? 1,20,000 का 10%। 1,20,000 का 10%, 12,000। 12,000 घटा दो, EBT बताओ कितनी है? अर्निंग बिफोर टैक्स 2,88,000। हम लोग कंप्यूट करेंगे यहां पर। बताओ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 4.5 लाख। EBIT है 3 लाख। कितना हो गया? 1.5 टाइम्स। DFL बताओ। DFL आ गया कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। कंट्रीब्यूशन है 4.5, EBT है 288। साढ़े 4 लाख डिवाइडेड बाय 288, 1.5625 टाइम्स। DCL होता है कंट्रीब्यूशन DOL इंटू DFL का, ये लो प्रोडक्ट। तो 1.5 टाइम्स है, इंटू में 1. इतना 2.34375 टाइम्स। तो ये निकल गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर कर दिया हमने। आगे बढ़ो। DOL, DFL, DCL निकाल दिया। आगे कहता है
डिटरमाइनिंग द लाइफली ऑफ EBIT, EPS इज 1, EPS इज 2, EPS इज 0। तो देखो हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं EPS क्या होता है। EPS होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, ये लिख सकते हो। इसमें बोला EPS कितना, 1 ले लो, 1 ही बोला ना, 1। अर्निंग आफ्टर टैक्स नहीं पता, नंबर ऑफ शेयर्स तो पता है 9000 है, 90,000 शेयर कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो डिवाइड करो 9000 शेयर आगे, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स निकाल लिया 9000। अब सुनो, अर्निंग बिफोर टैक्स अगर अपने आप में 100 रुपए है और उस पर टैक्स लग गया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 50% है। तो मैं तुम्हें बोलूं कि बच्चों देखो, मेरी जेब के अंदर 50% टैक्स देने के बाद मेरे पास 9000 रुपए पड़ा है, तो टैक्स देने से पहले कितना होगा? 50% टैक्स के बाद 9000 बचा है, तो 100% पैसा 18,000 होगा। तो हम लोग EBT निकालेंगे। EBT कैसे? 9000 जो है अपने आप में 50% है भाई, ये 50% है, तो 100% कितना होगा? 100 मेरे पास 18,000 होगा। और EBIT का फॉर्मूला क्या होगा? EBT प्लस इंटरेस्ट। EBT कितना है? 18,000, इंटरेस्ट 12,000, तो हमारे पास निकल कर आ गया 30,000। ऐसे ही इसका अगला पार्ट कर लेना, नेक्स्ट B पार्ट कर लेना सेकंड का, ये A ले लो करके। तो EPS हमारे पास यहां लिख लिया मैंने, EPS अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। यहां बोलता है 2 ले लो, अर्निंग आफ्टर टैक्स नहीं पता, ये 9000, तो 18,000 आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। जब ये 18,000 है तो EBT क्या होगा? जब 18,000 50% टैक्स के बाद है तो टैक्स से पहले 36,000 होंगे, और EBIT निकाल लो। EBIT इज इक्वल टू EBT प्लस इंटरेस्ट। EBT 36,000, ये 12,000, 48,000 आ गया। अभी इसने एक और पार्ट बोला है, तो स्पेस अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन आप कर सकते हो। उसने बोला है कि अगर EPS 0 हो तो, ये लो मैं यहां कर देता हूं थोड़ा सा स्पेस बना के, EPS 0 हो तो क्या होगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। EPS 0 तो अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 9000, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स भी 9000 होगा। नहीं, 0 हो गया ना, इनटू हुआ तो 0 हो गया। जब ये 0 है तो अर्निंग बिफोर टैक्स भी 0 ही होगा। EBIT निकाल लो, EBIT क्या? EBT प्लस इंटरेस्ट, यह आप खुद कर सकते हो। EBT कितना है? 0, इंटरेस्ट 12,000, ये C पॉइंट का आंसर। तो क्वेश्चन 5 थोड़ा सा बड़ा था, जल्दी कॉपी करें, फिर हम 6 की तरफ चलते हैं। जल्दी कॉपी करें।
कॉपी हो गया होगा, क्वेश्चन 6 पढ़ रहे हैं, 6 और 7 मैं करा देता हूँ आज, और फिर अगली क्लास में करेंगे। 6 और 7 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 6 कहता है सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, वेरिएबल कॉस्ट 80 पर यूनिट है, और 10% डेट्स हैं 8 लाख के, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, इक्विटी शेयर 10 रुपए है, ये 10 रुपए कर लेना इसको, 10 रुपए 10 लाख, ऑपरेट ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट बता। तो हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। कॉपी कर लिया हो ठीक है, नहीं तो आप इसको वीडियो को पॉज करके कर लेना। क्वेश्चन 6 और 7 2 क्वेश्चन और कर रहे हैं। थ्योरी लिखने के कारण थोड़ा सा लेट हो जाता है। चलो भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 6, सेलिंग प्राइस 100 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट क्या है भाई, वेरिएबल कॉस्ट है 80 रुपए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 20 रुपए, ओवरऑल break even point is equal to operating fixed cost plus interest divided by CP। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमको कितने रुपए की भैया, 1 लाख रुपए की। इंटरेस्ट कितना दे रखा है मुझे एक बार देखो, इसने बोला है कि भाई इंटरेस्ट जो है 8 लाख का 10% है, मतलब 80,000, कंट्रीब्यूशन 20 रुपए, 9,000 यूनिट। ये कह रहा है 9,000 यूनिट बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आएगी। हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करके दिखाना नहीं है, मैं कर रहा हूं अपने आप कि मैंने सेल करी 9,000 यूनिट, 100 रुपए के हिसाब से 9 लाख की बिकी। वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास 9,000 यूनिट, 80 रुपए के हिसाब से 7,20,000 की। कंट्रीब्यूशन बताओ कितना है, कंट्रीब्यूशन आया 1,80,000। फिक्स कॉस्ट बताओ कितने की है, 1 लाख रुपए की। ईबीआईटी बोलो कितनी आई, ईबीआईटी आई 80,000 की। इंटरेस्ट भी कितने का था, 80 का ही था, तो ईबीटी 0 हो गई, बात खत्म। तो इसका मतलब ये कि अगर हम लोग 9,000 यूनिट बेचेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के 1 लाख रुपए और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के इंटरेस्ट के पैसे 80,000 रुपए रिकवर हो जाएंगे। आंसर यहीं तक था, ये मैंने वेरीफाई करा। जल्दी से क्वेश्चन 6 कॉपी करें, फिर 7 करेंगे हम। 7 आज लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में देखेंगे हम। जल्दी जल्दी
हो गया होगा कॉपी, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। क्वेश्चन 7 पढ़ रहे हैं। 7 आज लास्ट कर लेते हैं, अगली क्लास में फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन 7 कहता है कि भाई इफ कंपनी कंबाइंड लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज, कंपनी का कंबाइंड लिवरेज 2.5 दे रखा है, ऑपरेटिंग लिवरेज 1.25 दे रखा है, फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है और पीवी रेशो निकालनी है। 2 रुपए पर शेयर डिविडेंड है, इंटरेस्ट 1 लाख का है, फिक्स कॉस्ट 50,000 है, सेल 10 लाख है। तो हमें कुछ गिवन है, कुछ हमें कंप्यूट करना है। आओ हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कॉपी कर लेना अगर नहीं हुआ हो तो। क्वेश्चन 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन 7 में DOL दे रखा है 1.25 टाइम्स और DCL दे रखा है क्या? DCL दे रखा है 2.5 टाइम्स। ठीक है। DFL पूछा है, बस मैंने सिखाया तो था। DCL इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ DOL इंटू में DFL। जब ये 2.5 टाइम तुम्हें दे रखा है, जब ये 2.5 टाइम तुम्हें दे रखा है और ये 1.25 टाइम दे रखा है, तो DFL निकल गया। इसको इससे डिवाइड कर दो, 2 टाइम्स आ गया। ठीक, आगे उसने बोला पीवी रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इंटू में 100, कि कंट्रीब्यूशन सेल का कितने परसेंट है। तो भाई साहब सेल तो पता है मुझे 10 लाख है, कहीं से कंट्रीब्यूशन का पता लग जाए तो बात बन जाए। तो कंट्रीब्यूशन ढूंढ लेते हो। कंट्रीब्यूशन हम कंप्यूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बोलेंगे कंट्रीब्यूशन क्या। देखो हमें DOL दे रखा है, वो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, और EBIT को मैं लिख सकता हूं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। यही तो होता है भाई। चेक करो, सेल में से फिक्स वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं EBIT। तो ये मैं लिख सकता हूं ना, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT। तो मैंने इसको ऐसे करा, सब्स्टिट्यूट कंट्रीब्यूशन अपॉन में कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ये 1.25 टाइम दे रखा है। कंट्रीब्यूशन हमें नहीं पता, फिक्स कॉस्ट 50,000 पता है। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो भैया। कंट्रीब्यूशन यही रहा 1.25 कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट 50,000। तो ये 1.25 कंट्रीब्यूशन आ गया। इसको इंटू कर दो, 62,500 आना चाहिए। 62,500 ही आया। कंट्रीब्यूशन रहा, इसको यहां भेज दो तो ये 0.25 कंट्रीब्यूशन आ गया। कैलकुलेशन का पार्ट तो तुम कर सकते हो ना। कंट्रीब्यूशन 62,500 को 25 पैसे से डिवाइड कर दो, तो 25 पैसे से डिवाइड कर दिया, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का कंट्रीब्यूशन 10 लाख की से बोलो कितने परसेंट? 25% पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कितनी? 25%। एक बार फटाफट समझते हैं।
देखो भाई क्वेश्चन बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। DOL निकाला, दे रखा था, DCL दे रखा था, ये निकालना था। तो ये होता है DCL इज इक्वल टू DOL इंटू में DFL। जो दे रखा था वो लिख दिया, ये निकल गया। बात कर पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, ये गिवन है, ये कंप्यूट कर ली। DOL गिवन है, वो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ये 1.25 दे रखा है। कंट्रीब्यूशन वैसे लिख दिया, फिक्स कॉस्ट लिख दिया, हमने सॉल्व कर लिया, 2.5 लाख रुपए निकल गया। पीवी रेशो निकाल ली कि 2.5 लाख रुपए 10 लाख का 25% है। तो आज लिवरेज में हम इतनी बात कर रहे हैं, अगली क्लास के अंदर हम आगे चलेंगे और बातें देखेंगे। आज हम लोग इतना डिस्कस कर लेते हैं, आप इतना कर लेना बहुत है, फिर अगली क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चनों को भी टेकअप करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इसे कॉपी कर लेना। ओके, बाय बाय।